कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। बहुत अद्भुत है। मनोज जी, रवि किशन, आप दोनों एक ही इंडस्ट्री से हैं, एक ही पार्टी से हैं। आज आपके रिश्ते को आप कैसे परिभाषित करते हैं? रवि से मेरे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा विश्वास की कमी है। और ये पवन सिंह? पवन जो कहेगा वो करेगा। ये अवैध घुसपैठ और ये सीमा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती। भाई इलीगल घुसपैठिया वोटर कैसे बन सकता है, लेकिन उस पे भी कांग्रेस उनका फेवर कर रही है। राहुल गांधी कैसे इतना बहुचटाई कर देते हैं, अपने पीछे खुदे पड़े हुए। पश्चिम बंगाल जिसने रविंद्रनाथ टैगोर दिया है, जिसने बंकिम चंद्र चटर्जी दिया, जिन्होंने वंदे मातरम दिया, जहाँ से एक विद्वान निकले हैं, बड़ी बड़े फिल्मकार, वो पश्चिम बंगाल आज सांस्कृतिक रूप से खतरे में। ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, पश्चिम बंगाल का सारा हाल खराब बीजेपी ने कराया हुआ है। अब कहने से सुनने वाली नहीं है पब्लिक, अब जो देखी है उसके आधार पर डिसाइड कर रही है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? कैसे देख रहे हैं इस पॉलिटिक्स का? आज के युवाओं के लिए आपका एक संदेश, जो राजनीति, कला और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। ज्वाइन पॉलिटिक्स। युवाओं को आज राजनीति में आने की जरूरत है। So in today's podcast, we are again having a very special guest with us who needs no introduction. जी हाँ, सिनेमा, संगीत और जन सेवा का जाना माना नाम मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। अच्छा लगा आप हमारे सेट पर आए, नहीं तो मैं तो परेशान हो गई थी, तिवारी जी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या मुझे ही जाना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। सेट बहुत कमाल है। मैं लोगों को बताऊं, ये सेट नहीं है, ये घर है और इन्हीं का घर है। कमाल है। हाउ लकी यू आर, हाउ ब्लेस्ड यू आर। थैंक यू सो मच मनोज जी। सबसे पहले मनोज जी आप यही बताइए, आप एक कलाकार रहे, कलाकार से आज एक सांसद हैं, ये पूरा सफर क्या बताता है, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है, मुझे कलाकार से सांसद जानने से पहले लोगों को एक गांव में रहता हुआ एक अत्यंत अभावग्रस्त बालक जो कलाकार कैसे बना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर सवाल आपका है, मेरी दोनों जर्नी बहुत एकदम से ऐसी है कि कोई सुनेगा तो उसको विश्वास नहीं होगा ऐसा हो सकता है, बट हुआ है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ हुआ कैसे। तो मुझे लगता है सोचता बहुत कुछ था, लेकिन मैं मान के चलता था कि नहीं मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ, मैं मानता था कि ये प्रयास कर रहा हूँ मगर नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलने के बाद क्या करना उसके लिए तैयार रहता था। प्लान भी तैयार था? प्लान सी भी था, हम प्लान ए बी सी भी था। आपको बताऊं, मैं अक्सर जिंदगी में सोचा करता हूं, हमारा गांव है, हमारे पास खेत है पिताजी के दिए हुए, छोड़े हुए। तो मैं सोचता कुछ नहीं होगा तो खेती करूंगा, एकदम फिक्स है। कुछ नहीं हुआ खेती करूंगा, क्योंकि मैं खेती का सब कुछ जानता हूं। अभी तो ये भी संकट है कि शहरों में गांव से जिस तरह से लोग कट रहे हैं, तो गेहूं का पेड़ होता है कि पौधा होता है, जानना मुश्किल है। बिल्कुल। धान का पौधा होता है कि पेड़ होता है, गमले में होता है कि खेत में होता है। बहुत सारे, सरसों कैसे होता है, तीसी कैसे होती है, अलसी, दाल कैसे होती है, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब तो मुझे तो सब पता है। गोभी कैसे उगता है, बंद गोभी कैसे उगती है, आलू कैसे उगता है। और यहाँ तो कुछ लोग आलू डाल के सोना भी निकाल लेते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा हुई भगवती की। मैं माँ जगदम्बा का उपासना करता हूँ, बहुत बिलीफ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं जब कलाकार बना, जब लोग मुझे सुनने लगे, तो मैं गाने भी बहुत सोच सोच के गाता हूँ। मेरे गाने बहुत प्रयोगशील गाने हैं। मैं हर गाने में प्रयोग करता था। मैं भ्रूण हत्या के गाना गाता था, वहीं रोमांटिक गाना भी गाता था, आज के युग को गाने में डालता था। जैसे आदमी बात करते समय मैं वहां जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट तो अंग्रेजी है, दुर्घटना नहीं बोलेगा, यार बहुत नर्वस फील कर रहा हूं। तो मैंने ये छोटी छोटी जो बोलचाल की अंग्रेजी मैंने भोजपुरी गाने में प्रयोग करना शुरू किया। उसके पहले कोई नहीं करता था। 80 से क के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, मन में मनोज के वा भारी सस्पिशन कंपटीशन देता। जब मैं कलाकार बना तो बहुत सारे, जब मैं सुपर हिट हो गया, 4-5 साल लगा है सुपर हिट होने में। हाँ,
और वो 4-5 साल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी कोई बात ही नहीं करता है। हम सोच रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, कभी उसका कुछ करेंगे। वही दिखना चाहिए फिल्म के रूप में लोगों को, क्योंकि आजकल लोग शुरू करते हैं तो 4 महीने में उनको, 4 महीने का एक ही महीने में उनको सक्सेस चाहिए। एक गाना बनाया नहीं हिट हुआ तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। पेशेंस नहीं है। हम लोग 4 साल तक म्यूजिक कैसेट, म्यूजिक कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं, भैया मेरा गाना निकाल दो, स्टारडम तो छोड़ो, गाना ही नहीं निकल रहा। वो जो 4 साल 92 से 96 तक, जब मैं ग्रेजुएट हुआ 92 में, तो जब मैं स्टार बन गया, मैं 96 में स्टार बन गया, और मुझे खुद भी विश्वास करना पड़ता था, यार मैं मामला ठीक हो गया। बात बन गई। तो जब मैं लोगों को समझने, लोग आने लगे, मैं उनको समझने लगा, तो मेरा एक जो था ना, मेरी छठी इंद्री हमेशा कहती थी कि इतने लोग आ रहे हैं तो इनको कुछ समझाना भी है। शायद यही मेरे राजनीति में आने का कारण बना है। इंटरेस्टिंग। और मैं जीवन में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ हूं कि लोगों को कहते सुना कि आई हेट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, और फिर गाली भी दे रहे हैं। इसने सड़क नहीं बनाई, इसने विद्यालय नहीं बनाया, इसने रास्ता नहीं बनाया, इसने पानी की व्यवस्था नहीं की, इसने खेतों की अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई, इसने इनकम का अच्छा पॉलिसी नहीं बनाया। तो मैं देख रहा हूं कि सब तो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, और आप पॉलिटिक्स को हेट करते हो, तो पॉलिटिक्स में आएगा कौन? गंदा आदमी। ये मेरे दिमाग में चलते रहा। मैं बहुत गाना गाया हूं इस पे, कि सब हुए रुपये के खेल, सेल आदमी के लगल बा। कपड़ों का सेल नहीं, आदमी का सेल लगा हुआ है मार्केट में। ये इतने में बिक जाएगा, ये इतने में बिक जाएगा, इसका ये रेट है, इसका। पढ़ल लिखल बाबू बेचा चीनिया बादाम बा, उनके बदे देशवा में नाई कोनो काम बा। मैं 96 में लिख रहा हूं, आँख अनहर कनवा में तेल, सेल आदमी के लगल बा। मैं सिंगिंग जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहा था। आप भी इतने बड़े पत्रकार रहे हो ज्योत्सना जी। मैं गाने से, अब ये क्या गाना है, इसको सुन के मैं जब 96 में गाया, तो जो भी सरकारें थीं वो तो बंदूक तान देती थी हमारे ऊपर। तो फिर 2 आदमी समझाता था, हम कह रहे नहीं भैया गाना है ना, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं। जब सोशल मीडिया इतना नहीं था कि इतना टेंशन ले कोई, बट मैंने गाना गाया, सबके बोलने के बाद भी। तो समय के साथ ना फिर मुझे लोग बुलाने लगे अपनी रैली में, तो हम जाने लगे। जो पैसा देता था वहां जाके मैं प्रोग्राम कर देता था। स्टार प्रचारक के तौर पे हैं? ना ना ना, कॉमर्शियल प्रचारक। अच्छा। स्टार प्रचारक तो किसी पार्टी का कोई विशेष आइडियोलॉजी का होता है, हमारी कोई नहीं थी आइडियोलॉजी नहीं। जो दोस्ती में आ गया और थोड़े मोड़े पैसे देते थे लोग, तो हम तो शो करने जाते थे। तो आज इनके लिए अच्छा बोलना है, कल उनके लिए अच्छा बोलना है। धीरे धीरे लगा, यार तिवारी जो तू बोल रहा है उससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, और लोग मोटिवेट हो रहे हैं तुम्हारे बोलने से, तो ये ठीक नहीं है। फिर तू वो बोल जो तुमको सही लगे। देन आई ज्वाइंड पार्टी। तो ये भोजपुरी संगीत ने आपको जनता से जोड़ा या सियासत ने आपकी पहचान बदली? हमारी म्यूजिक ने, हमारी भोजपुरी संगीत ने, हमारी गायकी ने हमको जनता से जोड़ा। और फिर हमने महसूस किया कि यार वी शुड कम इनटू पॉलिटिक्स। धीरे धीरे आने लगे, लेकिन मौका देता कौन? तो स्टारडम ने हमारे को मौका दिलवा दिया राजनीति में। और मैं राजनीति में आने के बाद मैं स्टार की तरह नहीं काम कर रहा हूँ, एकदम कार्यकर्ता की, नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा, 2009 की हार और 2014 की जीत, इन 2 अनुभव ने आपको क्या सिखाया? 2009 की हार महत्वपूर्ण थी। अच्छा। क्योंकि 2009 तो हमारा एक्सीडेंटल बर्थ था ना राजनीति में। मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो वो सिर्फ 3 महीने का पूरा कार्यकाल है, 3 महीने का, ओनली 3 months। चुनाव हो रहा था, मुझे अमर सिंह जी मिले, वो ले गए, चुनाव लड़ा दिए।
हम अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहे थे, उसी सेट पे वो मिले। अमिताभ बच्चन जी के दोस्त हमसे कह रहे हैं चलो चुनाव लड़े, कौन ना करेगा। मैं वो भी हो गया, लेकिन जब मैं लड़ा भी तो ऐसा वैसे जगह थोड़ी लड़ाया गया मुझे। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लड़ाया गया। तगड़ी फाइट थी, मतलब छोटी मोटी बात नहीं थी, बड़ी बात थी उस समय बहुत की। बड़ी बात थी। बिल्कुल। और उस समय का हमारा जो दिमाग जैसे काम कर रहा था, तो लग रहा था कि क्योंकि 2009 तक मैं बहुत बड़ा स्टार था और मुझे लग गया था कि बेटा तेरा गया, काम हो गया। काम हो गया तुम्हारा। सामने योगी आदित्यनाथ है। सामने योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये कला ने आपको जनता की नब्ज समझने वाला नेता बनाया? मेनली उस चुनाव ने, जब मैं प्रचार करने जाता था गोरखपुर में, तो लोग जो हमसे अपेक्षा करते थे पॉलिटिशियन से, उसमें मुझे लगा बेटा ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। मनोज तिवारी, जो अपेक्षा है लोगों की उस पे काम करना पड़ेगा। और मैं आज आपसे बताऊं कि जो हमारी वो हार थी ना, वो मेरी जीत थी। क्योंकि अगर मैं हारता नहीं तो हमें झटका नहीं लगता। फिर हमें उन लोगों को समझने की तो मैं उसमें समझा कि अगर राजनीति में आना है तो फुल टाइम आना है, पार्ट टाइम नहीं आना। वो मैंने 13 में किया। 13 में हम 2012 में मोदी जी से मिले, सूरत में मुलाकात हुई थी और वहीं से मेरी यात्रा चल पड़ी। ये भोजपुरी आज सिर्फ बिहार और पूर्वांचल तक सीमित नहीं रही है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? आगे बढ़ गई है अब। बेसिकली अभी भोजपुरी का स्वर्णिम काल नहीं आया है। भोजपुरी में इतना दर्शन है, फिलोसफिकल, अध्यात्म, देशभक्ति। भोजपुरी में जो भारतीय कल्चर है, हमारे यहाँ विवाह में 25 प्रकार के कर्म कांड होते हैं, मोर देन 25 टाइप ऑफ कर्म कांड। मटकोड़वा, देवता पूजन। एक्सपीरियंस तो नहीं किया बट सुना है ये सब। हाँ, तो सिंदूरदान, 7 फेरे तो सब कोई जानता है, लेकिन उसके पहले भी जितनी चीजें हैं, हल्दी है, बरुआ है, सब क्या क्या, तो वो बेसिकली जब आप वेदों की स्टडी करेंगे तो वो सब मिलता है, जिसको धीरे धीरे ना अब लोग जल्दी में है ना, टाइम कम है। अब तो विवाह में भी ज्यादा देर बैठा नहीं जाता दूल्हा दुल्हन से, नाम के रिवाज रह गए हैं। नाम के रिवाज हो गए हैं। कुछ लोग अच्छे से करते हैं, लेकिन जो जीवन जिसको 7 जन्म का साथ मानते हो, छोड़ो 1 जन्म का तो है ना, उसको भी अगर आप उसके लिए एक पूरे 100 साल की जिंदगी के साथ में कम से कम 70 साल तो रहना है। 100 साल की आयु मान के चलो तो 30 साल में भी शादी हो लोगों की, तो 65-70 साल की वैवाहिक जीवन में आप जिस दिन मिलते हैं उस दिन आप एक दिन भी नहीं दे सकते हो। हम छठ का व्रत करते हैं। छठ का व्रत क्यों इतना प्रमुख हो रहा है, महत्वपूर्ण हो रहा है? ये पूरा 4 दिन का त्योहार है, आप उसको देखिए कैसे महिला तैयार। तो इसी तरह से विवाह को भी लेना चाहिए। हालांकि एक बात अच्छी है, अभी लोग धीरे धीरे बैक टू रूट आ रहे हैं, आने लगे। बाराती ज्यादा हो या न हो, लेकिन शादियां खूब विधिवत होने लगी हैं। तो ये सब भोजपुरी जो हमारी संगीत में जो मिला ना, उससे हमको इस बात का बहुत गर्व है कि मैं भोजपुरी गाते गाते जब लोगों के बीच आया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो लोगों को अपना बनाने में काम दी। लेकिन अश्लीलता भी बहुत परोसी जाती है भोजपुरी गानों में, क्या नजरिया आपका इस पर? है, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने इसको वल्गैरिटी परोसी है, मगर मैं उनको वो शॉर्ट टर्म हिट होने का फॉर्मूला समझ लेते हैं। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी, जो स्टार कलाकार है उनको तय नहीं करना चाहिए कि लोकप्रियता के नाम पर वो क्या करें क्या ना करें? करना ही चाहिए। अगर आप अपना कैरियर लंबा चाहते हैं
अगर आप सम्मान चाहते हैं तो आपको बहुत दूरदृष्टि रख के गाना चाहिए। मनोज जी, रवि किशन, आप दोनों एक ही इंडस्ट्री से हैं, एक ही पार्टी से हैं। आज आपके रिश्ते को आप कैसे परिभाषित करते हैं रवि किशन से? रवि से मेरे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा विश्वास की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि रवि जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, कई बार ऐसा होता है। और मैं जीवन में ना ये मैंने कह दिया तो करूँगा, मैं दिखावे के लिए भी हाँ 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 नहीं करूँगा, और रवि में ये आदत है। तो क्या राजनीति में आने के बाद आप दोनों के एक्सपीरियंस एक दूसरे नहीं, के वो मेरे पूरक साथ- रहे हैं? वो मेरा अनुभव है। बाकी दुनिया के साथ वो कैसा करते हैं वो मुझे नहीं पता। और ये पवन सिंह पवन जो कहेगा वो करेगा। बिल्कुल आपके जैसे हैं। ये स्वभाव मेल खाता है दोनों का। हाँ, इस मामले में पवन सिंह का अगर वो कुछ कहेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा, और करेगा वो। और ये खेसरी लाल यादव, उनके गानों को लेकर जो सामाजिक आलोचना होती है उस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, ये भी आज के डेट में स्टार हैं, खेसारी लाल यादव। काफी दर्शक हैं, श्रोता है उनके पास भी। लेकिन ये बात सही है कि इन लोगों ने थोड़ा वल्गर गीत गाया है, जिससे अब वही बात है ना, देखो चल रहा था। अब खेसारी जब चुनाव लड़ने आया तो सारे साए की तरह टूट पड़े गाने, शब्द। इसलिए वो कहते हैं ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। कई आर्टिस्टों के साथ हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आर्टिस्ट को लगता है कि फ्यूचर में हमें अपनी बड़ी दुनिया बनानी है, तो वो आज ही से सोच लो कि कोई ऐसी गलती मत कर दो जो बड़ी दुनिया बनाने में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए। तो ये लोकप्रियता और संस्कृति के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है क्या आज की तारीख में? कोशिश तो करना चाहिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। वैसे इसमें भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। कहें कि काजल की कोठरी में कितनों सयानो जात, कुछ दाग काजल के लागे हैं तो लागे हैं। तो ये जो स्टारडम की दुनिया है ना, कई बार पगला देती है। लगता है ना रे, जो गा दिए जो कह दिए वही है। लेकिन वो गलतियों का जिन्न जब टूटता है ना, तो आदमी हिल जाता है। अच्छा, बिहार के चुनावों में हमने आपके गानों का काफी असर देखा। क्या संगीत, मनोज जी, राजनीति में संदेश पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है? ये तो बहुत पुराने समय से है। संगीत से बड़ा संप्रेषण का तीव्र और प्रभावी तरीका नहीं हो सकता। लोगों को जोड़ने का। हाँ, जो बात आप 4 घंटा में नहीं समझा पाओगे, वो गाने की 1-2 मिनट की का गीत समझा देगा। अब मैंने एक गीत गाया अभी, एक अतुल राय नाम के हमारे कवि ने लिखा कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। बहुत अद्भुत है। अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। हम खाली इतना कहते ना कि हाँ हम बिहारी हैं जी, तो ये घमंड हो जाता, बड़बोलापन है। दूसरी लाइन ने उसको ऐसा बना दिया, थोड़े संस्कारी हैं जी। अब कई लोग तो हमसे बोले कि हाँ थोड़े काहे बोले। हमारी एक बड़े बड़े एंकर लोग भी जो आप जैसे लोग हैं, अंजना ओम कश्यप एक दिन पूछ दी, क्या हो ये थोड़े काहे बड़े संस्कारी। तो उसका एक भाव है कि एक हमारे देश की और बिहार के लोग मर्यादा में रहते हैं। देश का हर व्यक्ति एक मर्यादा में, कि हम बड़े भी होते हैं ना तो अपने को छोटा बता, वो लोगों को टच कर, तो वो लोगों को एक्सेप्ट करने में। हनुमान जी ने भी नहीं कहा जामवंत जी को कि हाँ भाई चिंता मत करिए, मैं अभी लांग के आ जाऊंगा। बोले मैं कोशिश करता हूँ। तो इसलिए वो गाना ऐसा बन गया कि जो लोग बिहार की बुराई करते थे, जो बिहार को चिमटी काटते रहते थे, ए बिहारी करके उसको गाली की तरफ प्रयोग करते थे, आज वो करे अरे यार मैंने किसको बोल दिया। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम हैं महावीर की वाणी। बुद्धिज्म, जैनिज्म
आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली, उस बंजर को सींचा करते हैं। हमारे श्रमिक कहाँ कहाँ गए, ट्रेनों के नाम हम लोग के श्रमजीवी रखा गई। तो ये गीत ने जो स्वाभिमान जगाया ना बिहार के लोगों और दूसरों की नजर में। आज मेरे घर पे कार्यक्रम हो रहा था, सारे पंजाबी समाज के लोग और दिल्ली के संभ्रांत लोग उपस्थित थे, और वो लोग हमारे घर पे वही लोग डिसाइड किए थे, और गाना बज रहा था, डांस हो रहा था, हाँ हम बिहारी हैं। गजब है। अच्छा, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की ओर से कोई हिंदी या राष्ट्रीय भावना आधारित प्रचार गीत लाने की तैयारी है? मेरा चक्कर क्या है कि मैं कोई बहुत प्लान करके नहीं आता, बस सोचते रहता हूँ और एंड टाइम पे कुछ न कुछ आता है। पश्चिम बंगाल में बड़ी दयनीय स्थिति है लोगों की। पश्चिम बंगाल जिसने रविंद्रनाथ टैगोर दिया है, जिसने बंकिम चंद्र चटर्जी दिया, जिन्होंने वंदे मातरम दिया, जहां से एक विद्वान निकले हैं, आज भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े फिल्मकार, वो पश्चिम बंगाल आज सांस्कृतिक रूप से खतरे में है। क्यों, ममता का राज है वहां इसलिए? नहीं, फिर? ममता का राज विघटनकारियों को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उनके राज होने से नहीं हो रहा है। उनका राज, ममता दीदी का, वो दंगाइयों को सपोर्ट कर रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों को क्रश करने में सपोर्ट कर रहा है, अपराधियों को बचाने में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा स्थिति हुई। तो अभी बीजेपी कहाँ खड़ी है पश्चिम बंगाल में? 77 से कहाँ तक पहुंचेगी? मेरा मानना है कि इस बार हम पक्का सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल जाग उठा है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती है, और स्वामी जी ने कहा था, वेक अप, एराइज, जागो, उठो, और तब तक काम करो जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता। पश्चिम बंगाल जाग चुका है, बीजेपी आएगी। और ये मेडिकल कॉलेज रेप केस और संदेश खाली जो केस रहा, संदेश खाली वाला, ऐसे मामलों में सिस्टम की क्या विफलता है, राजनीतिक संरक्षण है? राजनीतिक संरक्षण है। मैंने शुरू में ही कहा ना कि राज होने से कोई दिक्कत नहीं था, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में कोई भी जीत जाता है, हार जाता है, हम लोग तो बहुत हारे हैं भाजपा वाले। लेकिन जिस प्रकार से आपने अपराधियों को और आतताइयों को, आतंकियों को जो संरक्षण दिया है राजनीतिक, वो बहुत बड़ा दर्द देने वाला है। तो बीजेपी किस मुद्दे पर इस बारी आगे बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में? महिलाओं के साथ जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, हमें आमूलचूल परिवर्तन करना है। पश्चिम बंगाल की जनता को उनका हक भी नहीं मिल रहा है। इतने साल और से अब ममता ये बनर्जी बातें जब मैं आपसे बोल रहा हूं ना, हमार बाड़ी अच्छे कोलकाता है, हमें भालो करे बांग्ला जानी, हिंदी भोजपुरी इंग्लिश, तारपोड़े हमें बांग्ला जानी। हिंदी भी बताइए ना इसकी। मैं ये सब कुछ हिंदी भोजपुरी और अंग्रेजी के अलावे मैं बांग्ला ही जानता हूँ, और मैं वहाँ के लोगों के साथ लंबे समय तक, मैं वहाँ नौकरी भी करता था, एक समय था। और बेहतर जानते होंगे फिर आप। उसके बाद जब जो स्थिति है ना, अब लोगों को ये पता चल गया है, लोगों के मन में आ गया है कि बीजेपी इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन आप कब की बात कर रहे हैं, कब थे आप बंगाल में? हम बंगाल में 2004 तक थे, मेरे भैया थे वहाँ, तो मैं आना जाना होता था मेरा। तो इस बार की लड़ाई आसान है मतलब? ना, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन उस मुश्किल लड़ाई को हम जीतने जा रहे हैं। मतलब बीजेपी इस बार जनता का भरोसा जीत रही है, हाँ? जीत रही है, और जिस प्रकार से अन्य राज्यों में डेवलपमेंट की गंगा बही है, विकास की गंगा बही है, लोगों को सुकून मिला है, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिला। अब पश्चिम बंगाल में सोचिए, राज्यपाल को मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए कि वो संवैधानिक बातें कर रहे हैं। अगर कोई जांच एजेंसी किसी को जांच कर रही है, तो मुख्यमंत्री जा करके और वहां से जो व्यवहार करती हैं, हालांकि उनके
4 कागज ले जाने से कागज नहीं खत्म होता है, लेकिन ये सिचुएशन पश्चिम बंगाल तो देख रहा है। नहीं, जब ममता बनर्जी कहती हैं तो पश्चिम बंगाल उसको सुनता भी है। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, पश्चिम बंगाल का सारा हाल खराब बीजेपी ने कराया हुआ है अपने गुंडे भेज के। अब कहने से सुनने वाली नहीं है पब्लिक, अब जो देखी है उसके आधार पे डिसाइड कर रहे हैं। मतलब एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। नहीं, एजेंसी का दुरुपयोग तो मैं नहीं कहती, ये तो विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। एजेंसी का दुरुपयोग कभी भी भाजपा नहीं करती। मनोज तिवारी की भी जांच हो सकती है, हमें जांच से क्यों घबराना। मनोज जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये मानव अधिकार का मुद्दा है या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है? देखिए, इसमें दोनों चीज है। मैं समझता हूं ये मानव अधिकार का बहुत बड़ा मुद्दा है। पता नहीं अभी तक वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व कैसे चुप है, मगर जो जो दृश्य आ रहे हैं, जो जो चित्र आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, और जिस प्रकार से अभी भारत ने भी अपनी चिंता तो व्यक्त की है, लेकिन सवाल उठाने वाले ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय रुख अपना सख्त अपनाना चाहिए। तो हमने अपना रुख सख्त किया है। अभी आज से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 4 दिन पहले विदेश मंत्रालय ने इस पे अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखनी शुरू कर दी है, और हमें विश्वास है हमारी नरेंद्र मोदी सरकार पर, एनडीए सरकार पर, कि अब इसको हम टॉलरेट नहीं करेगी सरकार। हम लोग इस पे कुछ सॉल्यूशन पे जाएंगे। अच्छा मनोज जी, इन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सहमति बहुत जरूरी होती है, लेकिन जब असहमति बार बार दिखती है देश में, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। जब देश में ही ऐसी घटनाओं पे सहमति नहीं हो रही है तो बाहर कैसे होगा। अभी अभी हमने एक रिपील बिल पास किया। इसी देश में एक कानून था कि मद्रास में, चेन्नई में, कोलकाता में और एक जगह मुंबई में, यहाँ पे अगर आप क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं और आप अपनी वसीयत किसी को करते हैं प्रॉपर्टी का, तो हो गया। लेकिन अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं हैं तो आपके वसीयत करने के बाद भी कोर्ट डिसाइड करेगा कि वसीयत माना जाए कि नहीं माना जाए। ये क्या है? अभी अभी हमने उसको खत्म किया, उस कानून को। इस पे सहमति नहीं हो पा रही। उस पर कांग्रेस और विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे, नहीं नहीं क्यों इसको हटा रहे हो। इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जहां पर के अब बातें तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन इलीगल घुसपैठियों को हटाना है देश से, वो वोटर नहीं बन सकते, इस पे विपक्ष हल्ला कर रहे हैं। वही मैं पूछने वाली थी, अवैध घुसपैठ और ये सीमा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती। इलीगल घुसपैठ से तो हमारे देश के हिंदू मुस्लिम को भी, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबको, भाई इलीगल घुसपैठिया वोटर कैसे बन सकता है। लेकिन उस पे भी कांग्रेस उनका फेवर कर रही है। तो हम तो कई बार खुद सोचते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। धन्यवाद है, देश की जनता समझने लगी है। भाई बीजेपी को सड़क बनाने के मामले में आप हाथ नहीं पकड़ सकते। एक से एक सड़क, रेलवे, अब आप श्रीनगर भी ट्रेन से जा सकती हैं। इस देश में गरीबों को फ्री अनाज भी मिल जाता है, फ्री इलाज भी मिल जाता है, फ्री मकान भी मिल जाता है, बिना हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी का फर्क किए। तो लोग अब समझने लगे हैं कि अगर सही में किसी के साथ चलना है तो पॉलिटिकली बीजेपी इज द वे। और मैं आज आपको बताऊं, 8-10 साल में मुस्लिम भी वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारत के मुसलमान आज भी देते हैं, नहीं देते? थोड़ा कम देते हैं, कम दे रहे हैं। अच्छा, लोग उन तस्वीरों को भी मनोज जी याद रखते हैं बार बार, जब अंतर्राष्ट्रीय कोई नेता आता है अपने देश में, तो सरकार एक्स्ट्रा कॉशियस होकर तैयारियां करने लग जाती है। सड़कों की बात कर रहे हैं ना आप, तेजी से काम बढ़ने लगता है, झुग्गियां कहीं हैं तो उन्हें ढक दिया जाता है ताकि देश अपना साफ दिखे। अब उसकी जरूरत नहीं। अब तो आप पहले से आप भारत के एयरपोर्ट्स देखिए, एयरपोर्ट से निकलती हुई सड़क देखिए, आपको भी गौरव होता है। हमने पहले का भी देखा है। तो अब ढकने की जरूरत नहीं है। इस मानसिकता से
नरेंद्र मोदी सरकार भारत को बहुत ऊपर ले आए। हम जाते हैं, अभी न्यूयॉर्क गए थे, हम थोड़ी देर पहले सिंगापुर गए थे, लोग बोलते हैं कि वाह, जिया हो नरेंद्र मोदी, जिया हो मनोज तिवारी, ऐसे लोग कहते हैं। अच्छा, विदेश की आप बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक संबंध क्या भारत को आज सुरक्षित बनाते हैं? निश्चित रूप से हम कूटनीतिक रूप से बहुत मजबूत हैं। अमेरिका जैसा देश हम लोगों को आंख दिखाया, परिणाम क्या हुआ, क्या बिगड़ा हमारा? लेकिन हमारे इंडियंस तो वहाँ बहुत परेशान हुए बीते दिन। बिल्कुल परेशान नहीं है। अगली बार ट्रम्प को पता चलेगा इन सब नीतियों का, अमेरिका ही साथ नहीं देगा उनको। अमेरिका के वासी परेशान हैं। और ये रूस यूक्रेन मिडल ईस्ट में जो तनाव है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? कैसे देख रहे हैं इस पॉलिटिक्स को आप? मुझे लगता है दुनिया की शक्तियां इतनी समझदार हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। भारत शांति की पहल कर रहा है ना। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी को मैं थोड़ा और भी अपने एक मेंटोर के रूप में भी देखता हूं। नरेंद्र मोदी जी विश्व शांति के प्रतीक बन के काम कर रहे हैं। कई देशों को समझाया जा रहा है युद्ध छोटी बात थोड़ी है। कैसे कैसे हमारे तिरंगा लगा के हमारे बच्चे निकल आते, और नरेंद्र मोदी जी को ये जल्दी ही शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। बहुत बड़ी बात है ये। ऑब्वियसली हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमारे लिए भी नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए नहीं, वो पूरे दुनिया के तनाव को खत्म कर रहे हैं। अफ्रीकी यूनियन को G20 का हिस्सा बना देना एक छोटा डिसीजन था। ओहो, अभी मैं केनिया के लोकसभा स्पीकर आए तो मैं उनको रिसीव करने गया। अभी आज मैं जब बात कर रहा हूं ना, कल रात में फिर एक देश के लोकसभा स्पीकर का यहाँ सम्मेलन होने वाला है, तो हमारे ओम बिरला जी हमको थोड़ा सा मौका देते हैं, मैं भी जाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है। लोग जो आते हैं ना, उनकी आंखों में जो चमक है भारत को लेकर ना, वो तस्वीरों में दिखती है, खुशी दिखती है, दिखती है, पसंद आती है संस्कृति। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना, पता नहीं राहुल गांधी कैसे इतना बहुचटाई कर देते हैं, वो मेरे समझ के बाहर है। बहुचटाई, प्लीज इसको गलत नहीं समझिए, बहुचटाई मतलब बेवकूफ़ी, भोजपुरी शब्द है। तो पता नहीं ऐसा कैसे करते हैं ये लोग। ये अपने जिस डाल पे बैठे हैं ना, उसी डाल को काट रहे हैं। क्या शब्द था आपका? बहुचटाई। बहुचटाई। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं बहुचट है मर्दे। तो ये बहुचटाई शब्द है, कोई बुरा नहीं है, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे कांग्रेस के लोग। पड़ जाती है मुझे लगता है। किसके ऊपर? राहुल गांधी के पीछे। वो अपने पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी खुद राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे कोई नहीं पड़ा है। आप ये बताइए कि संसद में बैठ के आंख मारते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये तो वो अपने पीछे पड़े हुए हैं। अरे भैया, तुमको इतना नहीं पता है कि जहां बैठे हो वहां एक एक सेंटीमीटर पे नजर है कैमरे की, और आप बोल के कर देते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप गुरु नानक देव जी की फोटो को यूं पटकते हैं, शिव जी की फोटो को यूं पटकते हैं। अरे आपको अपमान है, अपमान है। तो राहुल गांधी अपने पीछे खुदे पड़े हुए हैं, और अगर कोई और पड़ा है तो उनके सलाहकार पड़े हुए हैं। नहीं, राहुल गांधी जीएसटी और नोटबंदी के पीछे भी पड़े हुए हैं। सही मूल्यांकन किया कि नहीं किया बीजेपी ने? जीएसटी आज कितना फायदा दे रही है देश को। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे हैं। ज्योत्सना जी, जीएसटी के कारण आज महीने में 2 लाख करोड़ रुपए तक का टैक्स कलेक्शन है, और लोग खुशी से कर रहे हैं। अब जो हमारी जेनजी है ना, वो कंप्यूटर के लेजर में जाना चाहती है। वो ये पन्ना पलटने वाला सिस्टम छोड़ दिया। बट किताब पढ़ने का मजा तो वैसे मनोज जी कुछ और है। मैंने सुना आप भी रात रात भर काफी रीडिंग और नहीं, लिखने में किताब लगते हैं। पढ़िए, किताब पढ़ने का कहा। नहीं, मतलब वैसे बता रही हूँ, किताब का अपना मजा और है। सरदार पटेल जी को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। धुरंधर भी बनी है तो किताबें पढ़ के बनी है। देख ली आपने मूवी? हम तो जब कहानी लिखानी शुरू हुई थी तभी देख लिए थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ? अच्छा। हमें तभी पता चला था
देखिए ये सब ना देश की बदली हुई मानसिकता का एग्जाम्पल है। कोई बुरा मत माने मुंबई के बड़े बड़े स्टार, आप स्टार बड़े हैं, आप एक्टर बड़े हैं, मगर आपने जो स्क्रिप्ट लिया वो सदम रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए। ये देश रील में देखना चाहता है, आप रील को रियल में दिखाने की कोशिश करते हो। ये धुरंधर फिल्म नहीं है, धुरंधर युगांतरकारी, पूरा सिनेमा का चरित्र बदलने वाला सिनेमा है। और इसकी शुरुआत कश्मीर फाइल से हुई थी। इसकी शुरुआत पीछे बहुत सारी फिल्में बनी, छोटे छोटे लोगों ने छोटे बजट से बनाई। तो मेरा मानना है कि हम कैसे नहीं देखेंगे। हाँ, एक्टिंग की तो तारीफ होगी, हम भी यहाँ आपके इस पॉडकास्ट में बोलेंगे कि जियो अक्षय बाबू, जियो रणवीर। बहुत फैन बन गई, मतलब फैन तो उनके बहुत लोग हैं ही हैं, बट लड़कियां तो एकदम उनको देखकर पगला गई, इन्हीं सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार्स को नींद नहीं आ रही है ना। कमबैक तो बहुत अच्छा था अक्षय खन्ना का। मैं भी उसी फ्रेटर्निटी से हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सिनेमा में बड़े हो गए थे ना एक्टर, वो सोचते थे कि मैं चल रहा हूं, ये मैं नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा। मनोज जी, वोट चोरी और ईवीएम और साथ ही सर जैसे आरोप लोकतंत्र के लिए कितने खतरनाक हैं? देखिए वैसे तो हमारा देश बहुत समझदार है, लेकिन ये चाल खतरनाक है। वो जो कोशिश कर रहे हैं ना कि हम संवैधानिक संस्थाओं को मलिन कर दें, हम देश की जनता को भड़का दें, वो कोशिश तो बड़ी खतरनाक चल रही है। आप कर्नाटक में जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा है, आप महाराष्ट्र हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो गया। सिलेक्टिव अप्रोच है। ऐसा दोगलापन होता है क्या? आप वहीं झारखंड का चुनाव जीत गए तो बल्ले बल्ले, आप बिहार हार गए तो ईवीएम पे माथा पटक पटक के खून निकाल दिया अपना ही निकाल रहे हैं, हम लोग का नहीं निकल रहा। तब मुझे लगता है कि ये देश की जनता बहुत बहुत समझदार है। नहीं भरोसा कर रही है विपक्ष पे। हाँ ना 2024 में थोड़ा सा भ्रमित हो गई, लेकिन उसके बाद देखिए ना क्या विजय दिया। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, हर तरफ ऐसे लगा ऐसे घर से निकले कि ना गलती हो गई है, 2024 में भी ठीक करना है। और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री अपने को महसूस नहीं करते, वो तो परिवार का मुखिया है, भारत रूपी परिवार के मुखिया है नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं नाम कोट नहीं करूंगी, कांग्रेस पार्टी के नेता से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा जब नेताओं की बैठक होती है ना तो प्रधानमंत्री जी सम्राट बन के आते हैं आखिरी के 10 मिनट और सम्राट बन के निकल जाते हैं। उनके आगे तो कोई सवाल उठाना भी मुश्किल है। क्या ये सच है क्या? हालांकि लगता नहीं है मोदी जी की बातों से या उन्हें देखकर, बट कांग्रेस ऐसे क्यों बोलती है? नरेंद्र मोदी जी की जो सुनने की क्षमता है। अच्छा, कांग्रेस के वो नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे कुछ टाइम पहले। जो भी हो, देखिए एक तो ना पार्टी बदलते ही दिमागवा बदल जाता है। ये तो ये अच्छा था। हाँ, अच्छा आदमी का दिमाग मजबूरी में बदलता है। मैं यही बोलूंगा, देखो भाई पार्टी वार्टी कितना भी बदलो, ऐसा मत मन और वाणी को कर लो कि तुम्हारे ऊपर लोग विश्वास करना छोड़ दें। मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूं, मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। ज्योत्सना बेदी जैसा एक बहुत प्रबल और सतर्क व्यक्ति हमसे सवाल कर रहा है, हम दिल से बोल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बात पे हमको पार्टी से डांट भी पड़ जाए, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूं। और हम जो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत बहुत अच्छे लिसनर हैं। हम लोग भी जब मिलते हैं ना तो अगर 5 मिनट की मुलाकात है तो 4 मिनट सुनेंगे और उसी 4 मिनट में से लास्ट 1 मिनट कुछ बताएंगे, उसका रिजल्ट है। मनोज जी, दिल्ली में पोल्यूशन और यमुना सफाई, जमीनी हकीकत और दावों में इतना फर्क क्यों है? नहीं, अभी कैसे जो दावे हैं उसको मैच होने में कम से कम 2 से 2.5 साल लगेंगे। एक तो मैं समझ में नहीं आया मेरे कि पोल्यूशन और यमुना सफाई दोनों जो विषय है वो 1-5 साल के लिए दिल्ली मिली है ना, तो कम से कम 2-2.5 साल सभी को
वेट भी करना चाहिए और सहयोग भी करना वो चाहिए। यमुना सफाई के लिए, लेकिन जो इतना एयर पोल्यूशन रहा और जो कदम उठाने चाहिए थे वो देरी से उठाए गए, उसका क्या? नहीं, लेकिन उठाए गए हैं। अब किन किन परिस्थितियों में लोगों को लग रहा है कि देरी से हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो कदम उठाए गए बहुत संजीदा हैं, बहुत नेक नियति से हैं। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उसको मैं बड़ा बेबाक भी बोल रहा हूं आपसे और बड़ी दिल से कि रेखा जी कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब आप देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार कितने साल रही? कम से कम 10 साल और भी 49 दिन। भाई कम से कम 10 साल में जो बढ़ाता ही गया। जो नई सरकार आई है कम से कम 2-2.5 साल तो दीजिए। और इस बार भी घटा है। ये लोग जो बार बार बोलते हैं ना, एक्यूआई को बांध दिया है तो ये किया, ऐसा नहीं है। इस बार देखिए, मैं पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा तकलीफ जिनको होती है उनमें मैं भी हूँ, क्योंकि मैं अस्थमेटिक हूँ। इसलिए जब यहाँ पोल्यूशन बढ़ता है ना, तो हमको एक एक महीना के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस बार मुझे जो समस्या हुई 10-15 दिन हुई, बाकी टाइम में बेहतर हवा थी। मगर हम इससे खुश नहीं हैं। हम आपको खुशी का इजहार 2 साल बाद करेंगे, जब हम लगातार जो हमारे प्रयास हो रहे हैं, UBR2 बनाया, EV गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा खेप आ रही है, 4000 तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें आ गईं, ये सबका असर पड़ेगा ज्योत्सना जी। एंड रेखा जी इज़ वेरी सीरियस। बाकी जो मंत्रीगण हैं, अब तो सब अभी नया ही हैं ना, तो उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। हम लोग करके देंगे। मनोज जी, राजनीति और कला, अगर दोनों में से एक चीज देश को बेहतर बदल सकती है तो वो क्या होगी? देखिए, बदलने का काम तो राजनीति करेगी। कला से हम मन बदल सकते हैं। कला से हम उदास मन को थोड़ी देर के लिए खुशहाली दे सकते हैं। कला से हम लोगों को अध्यात्म की तरफ जोड़ सकते हैं, देशभक्ति की भावना जगा सकते हैं। लेकिन जो रियल बदलाव आज देश में हुआ है, आज आप मुंबई बाय रोड जाइए, कल तक आपको 27 घंटा लगता था, आज आप 14 घंटे में बाय रोड चले जाइएगा। कैसे बदल गया? कल तक आपको ट्रेन से आप श्रीनगर नहीं जा सकती थी, अब आप ट्रेन से चिनाब का ब्रिज देखिए, क्या ब्रिज बना है। कहीं कहीं पहाड़ों में सुरंग बना है, अटल टनल। आप मुंबई में जाइए, समंदर में रास्ता बन रहा है। अब तो मुंबई बहुत गए होगे। अब आपको अगर अंधेरी से नरीमन पॉइंट जाना हो तो आप मैक्सिमम समुद्र के रास्ते में जाओगे। हमने सुना था कि नल नील राम जी की सेना में सेतु बंद किए थे, यहाँ देवेंद्र फडणवीस की सेना रोजे सेतु बंद कर रही है। लोगों ने कहा लाइफ लाइन है मुंबई की वो लोकल। तो उसके अलावा कोई और लाइफ लाइन नहीं होगी। आज मेट्रो का जाल बिछ रहा है। आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मेट्रो मैन कहा जा रहा है। ऐसे नरेंद्र मोदी के साथी लोग हैं। हमारे बिहार में जो जीत हुई, 6-6 घंटा का रास्ता 6-6 मिनट का हो गया। ऐसा सड़क और पुल बना है। तो देश में काम जो है करने की स्पीड, वो राजनीतिक लोगों ने किया है। इसलिए भाजपा 15-20 साल और जीतती रहनी चाहिए, उसके बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब भाजपा को वोट देंगे। आज के युवाओं के लिए आपका एक संदेश, जो राजनीति, कला और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। ज्वाइन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में तो सभी कोई है, कोई पार्ट टाइम है, कोई फुल टाइम है, मगर युवाओं को आज राजनीति में आने की जरूरत है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ये देश के प्रधानमंत्री 4000 युवाओं से बात कर, दिन भर उन्हीं के साथ थे भारत मंडपम में। हम लोगों को बुलाया भी नहीं गया वहां। हमसे मिलेंगे वो 15 तारीख को।
तो सोचिए जो 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, आप जैसे लोगों के पास टाइम है। अब तो 33% महिला आरक्षण हो गया, ये तो बढ़िया बात हुई है। तो क्यों नहीं? पत्रकार हैं, वकील हैं, जिसके घर में कोई नहीं कभी पॉलिटिक्स में आया, प्लीज कम एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स। और हाँ, ज्वाइन पॉलिटिक्स मतलब खाली सांसद विधायक बनने के लिए नहीं, विचारों से ज्वाइन करिए, बहस करिए। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो नेता आप बनोगे तो नेता बनने के लिए आप देश के लिए बहस करना शुरू करिए। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भारत की बड़ी शान बढ़ाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वामी जी ने भारत के अंदर कभी भारत की व्यवस्थाओं का विरोध नहीं किया, बहुत बार किया। बहुत सारी आप पढ़िएगा, देखिए, स्टडी करिएगा तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन विदेश की धरती पे भारत का परचम लहराया। यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता हैं कि जाते हैं तो बाहर जाके फू फू मारना शुरू करते हैं अपने ही देश को, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने लगे। मैं राहुल गांधी जी की ही बात कर रहा हूँ। नाना कई स्टेटमेंट्स तो आए हैं, वो दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कांग्रेस के हूँ, आम आदमी पार्टी के हूँ, और भी जो टीएमसी के लोग हों, सपा के लोग हों, जो लोग हमारी बात सुन के लगे भैया बहुत खरी खरी बोल रहा है, भैया मैं किसी नेता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनकी पॉलिसी का विरोध कर रहा हूँ। पार्टी कोई भी हो, पॉलिसी भारत हित की होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने की होनी चाहिए। क्यों नरेंद्र मोदी जी को ही कहना चाहिए खाली कि सबका साथ सबका विकास? आज का युवा ही ये काम संभाल सकता है, जन जी। तो मनोज जी, एक गीत हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं तो अभी पॉडकास्ट के लास्ट में मैं अपना एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ कि सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा, सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा Thanks for लगा being बात with करके us. मुझे।